ओरिएंटल हायर सेकेंडरी हाई स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। परवेज़ कुरैशी। आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में गद्य 11 एक यात्रा यह भी इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके लेखक हैं रामदरस मिश्र। और इस पाठ का प्रकार, इस साहित्य का प्रकार कहानी है। एक यात्रा यह भी, रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि यानी हरोड़ श्रेणी के मशहूर साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ एवं काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं जैसे कि जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह में बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह हैं। खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ, आम के पत्ते काव्य संग्रह के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। यानी आपको कई अवार्ड या इनामों से सम्मानित किया गया है। अब ये गद्य एक यात्रा यह भी कहानी संग्रह है, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताई है कि एक रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। यानी इस कहानी में लेखक रामदरस मिश्र जी ने स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयपूर्ण संबंधों को बखूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। हम स्त्री सम्मान की और स्त्री सुरक्षा की बातें आज करते हैं, मगर रामदास मिश्रा ने सन 1900 आपके जो लेखन कार्य था उसी में बता दिया था कि भाई स्त्री को सम्मान कैसे दिया जाना चाहिए, स्त्री की सुरक्षा कैसी करनी चाहिए, इस तरह उसे आत्मीयता पूर्ण उसको मान सम्मान कैसे दिया जाए। और उन्होंने पहले से या से तकरीबन 15-20 साल पहले उन्होंने इस कहानी में बता दिया था। तो आइए हम आगे देखते हैं कि भाई इस कहानी में क्या वर्णन किया है। दोस्तों, अब ये यहाँ से गद्य शुरू होता है, इसको हम समझेंगे। मैं बहुत यात्रा भीरू, यानी यहाँ लेखक खुद का वर्णन करता है। खुद लेखक ने एक यात्रा जो की थी उसका वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। वो बताता है कि मैं बहुत भीरू यानी डरपोक हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। अब वो कहता है कि भाई जब वो यात्रा पर निकलता है तो उसे उस समय डर सा लगता है कि भाई न जाने उसे रास्ते में कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, यानी उनसे उसकी दोस्ती होगी या मेल मिलाप होगा। और सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती। अब यहाँ उसने ऐसा बताया कि भाई उसे अनुभव होती, असहजता यानी एक जात की तकलीफ परेशानी उसे पेश आती है। ना उसमें क्या बताता है कि भाई कि रिक्शा वाले जो होते हैं, जब भी कोई आप भी नए शहर में आप जाओ तो आपको सबसे पहले रिक्शा वालों का ही पाला पड़ता है। रिक्शा वालों को ही आपको उनका सामना करना पड़ता है। आपको अनजान समझकर आपसे ज़्यादा किराया लेते, यही चिंता उसे बनाई रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्त बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। अब यहाँ उन्हें लेखक को एक डॉक्टर से मिलने ग्वालियर शहर जाना पड़ा था और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, इसलिए वो आश्वस्त हो गए थे, यानी
एक प्रकार का उन्हें डर भाई था कि पत्नी साथ में है, नया शहर, अनजान लोगों के, उससे कैसा वो होगा। उन्हें तसल्ली भाई भरोसा था, पत्नी आश्रित यानी तसल्ली भरोसा बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए ना। हर जगह यही होता है कि भाई आप कहीं भी नए शहर में जाओ, स्टेशन या बस अड्डे पे या उतरो, आप बस से उतरो तो सबसे पहले रिक्शा या टैक्सी वाले आपको बुलाते। इस तरह उसके भी पीछे एक रिक्शा वाले पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे, लेखक और उसकी पत्नी आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। अब उन्हें एक नवयुवक या नौजवान युवक रिक्शा वाला उनके साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आए। उन्होंने कुछ बोला नहीं और वो धीमे धीमे आगे चलते रहे। फिर भी उसकी आवाज उन्हें सुनाई दी, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे। वो सवाल करता है लेखक से कि भाई आप कहीं जाएंगे, जाएंगे ही और कोई कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। वो उनके सामने ही कहता है भाई आप अगर कहीं जाएंगे ही तो फिर ऑटो करेंगे तो आप फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं करते। उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। अब उन्हें उसकी जिद और आवाज में एक आकर्षण यानी उनकी तरफ खींचाव लगाव आ गया उनके मन, और उन्होंने उसको स्वीकृति दे देना यानी हाँ कर दी। उन्होंने उसकी वो लेखक और उसकी पत्नी उसकी रिक्शा वाले की रिक्शा में बैठ गए। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया, और वो फिर दोनों की बातचीत चलती रही और इतने में डॉक्टर के वहाँ रास्ते उनके वहाँ पहुंचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। अब यानी उन्होंने वांछित पैसे जो भी नक्की हुआ किराया देकर डॉक्टर के घर की उन्होंने बेल बजाई। डॉक्टर को बजाई बेल। ज्ञात हुआ यानी मालूम हुआ डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दिया। पता चला कि भाई डॉक्टर ने अपना क्लिनिक यानी दवाखाना बदल दिया है, दूसरी जगह ले गया है। तब ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था ना। उनका इंतजार रिक्शा वाला ऑटो वाला उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं था कि भाई तुम यहाँ रुकना, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं। लेखक ने उससे सवाल किया कितने पैसे दे दूं। बाबूजी, अब ऑटो वाला कहता है बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है ना। हाँ वो अतिरिक्त यानी इतना भाई किराया हो गया पे यानी किराया यानी भाड़ा, वहां से यहाँ तक का इतना किराया हो गया ना। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ यहाँ देर लग सकती है। अब उसने लेखक ने रिक्शा वाले को छूटा कर दिया और उससे कहा कि भाई अब हमें, उन्होंने उसका जो जहाँ होटल में ठहरे थे वहाँ का उन्होंने किराया देकर उसे नाम पता देकर छूटा कर दिया। अब वो कहते हैं कि भाई यहाँ हमें देर लगेगी। कुछ देर बाद बोला नहीं, हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊं। अब यानी उन्हें 1 घंटा हो गया, फिर भी वो रिक्शा वाला वहीं पर उनका इंतजार करता रहा यानी वहाँ खड़ा रहा। उसे कोई सवारी नहीं मिली इसलिए वो वहाँ रुक गया। अब लेखक को लगा कि भाई ये होटल, ये रिक्शा वाला एक कुछ खास व्यक्ति मालूम पड़ रहा है और हमारे भीतर यानी उनके दिल में एक जगह उसने बना लिया। अब वहाँ से डॉक्टर के वहाँ से जैसे ही वो बताकर डॉक्टर के वहाँ से फ्री हुए और वो उसको अपने होटल पर छोड़ आया और फिर वहाँ जाने के बाद उनसे कहता है बाबूजी फिर अब कब आऊँ। यानी लेखक उससे सवाल पूछता है यानी आप अब रिक्शा वाला यहाँ बताता है यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूंगा, वैसे यहाँ कब तक है। यानी वो इससे लेखक से सवाल पूछ लेता है यानी वो जान लेता है, जानकारी प्राप्त कर लेता है कि भाई आप यहाँ कितने दिनों तक रुके हैं इस शहर में, आपको जहाँ भी जाना हो वहाँ मैं रुकूंगा और आप कहाँ रुके हो और कितने दिन तक रुके सब पूछ लेता है। और लेखक बताता है भाई कल शताब्दी से लौटेंगे। शताब्दी एक गाड़ी का नाम है उस वो। अब यहाँ रिक्शा वाला उनसे कहता है तो आपको घुमाने के लिए कब आऊँ। यानी उनसे फिर से सवाल करता है यानी पूछ लेता भाई आपको घुमाने शहर घुमाने कब आऊँ। भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे ना कह देता भाई लेखक। भाई आज हम थक चुके हैं, हम कल घूमेंगे। फिर रिक्शा वाला यहाँ उन्हें कहता है ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा
अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। अब हाँ अब इनसे परिचय हो गया, ये बातचीत हो गई। फिर लेखक रिक्शा वाले से पूछता है कि भाई आपने अपना नाम नहीं बताया। रिक्शा वाला उन्हें बताता है मेरा नाम मोहन है। लेखक कहते हैं अच्छा नाम है। फिर इसी तरह से दोनों से परिचित हो जाते हैं और फिर दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। यानी दोनों, उनके लेखक और उनकी पत्नी और रिक्शा वाला उन्हें घुमाने शहर की ओर ले जाता है। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता है। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घाम कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। अब वो रिक्शा वाला बाबूजी को अम्मा के नाम से संबोधित करता रहा और लेखक रिक्शा वाला घूम घाम कर पूरा शहर देख कर आए। होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी अपने साथ बुला लिया। ये बहुत कम होता है हमारे यहाँ कि कोई रिक्शा वाले को इस तरह का मान सम्मान दिया जाए और उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए। यहाँ लेखक अपना बड़प्पन बताता है कि भाई उसको भी अपने साथ लेकर उसके साथ होटल में रिक्शा में घूमा और अब होटल में उसके साथ चाय वगैरह करता है। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? अब बातचीत होने शुरू हो गई, एक दूसरे को जान पहचानने लगे। तो अब लेखक की पत्नी भी बेझिझक उससे सवाल पूछती है। अब उसे बेटा संबोधन करते हुए पुकारती है, बेटा कहकर बुलाती है और कहती है, बेटा तुम ग्वालियर के हो? रिक्शा वाला अब उन्हें जवाब देता है, नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का, मूलत यानी असल आगरा का हूँ, वहाँ यहाँ आना पड़ गया। अब वो बताता है कि भाई नहीं अम्मा, मैं आगरा का हूँ और यहाँ मुझे आना पड़ गया किसी मजबूरी की वजह से। वो भाई पता चलेगा बाद में आपको क्या है, किस वजह से वो यहाँ आ जाता है। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, यानी वो इस तरह जवाब देते देते उसकी आंखों से आंसू आ गए, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश किया। वो अपने परिवार के बारे में बताता, अपने जीवन के बारे में बताता है, भाई उसे किस तरह आगरा से यहाँ ग्वालियर आना पड़ा। तो कहता है भाई आगरा में तो मेरा अपना घर था, माँ बाप बचपन से ही गुजर गए थे, बड़े भाई ने परवरिश की, बड़ा भाई वकील है, मैं अभी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि अब यहाँ अचानक वो रुक जाता है। एकदम चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि उसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। अब वो एकदम बताते बताते चुप हो गया और लेखक और उसकी पत्नी को ऐसा लगा कि उसके साथ एक ऐसी कलंकित घटना या अवांछित घटना बन चुकी होगी जिससे वो रुक गया बताते। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू, लेखक ने छेड़ा नहीं मगर उसने पूछना मुनासिब नहीं समझा कि भाई क्या इसका किया जाए। किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवासी धिधियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। अब जैसे जैसे वो बताता जाता है कि भाई एक दिन की बात है कि जब वो नौकरी की तलाश में इधर उधर से भटक रहा था, यानी नौकरी ढूंढ रहा था, मगर उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी और घर की ओर लौट रहा था और वहां उसे एक परिचित यानी जान पहचान वाली लड़की मिल जाती है। बदहवासी यानी बेचैन सी, उसे किसी भी तरह का होश हवास नहीं था, इसलिए वो उसे मिल जाती है और उसे कहती है, भाई मोहन मुझे बचा लो। वो पूछता भाई क्या हुआ, क्या यानी जानना चाहता उससे। झिझियाती हुई बोली, झिझक कर बोली, मोहन मुझे बचा लो, मोहन मुझे बचा लो। अब वो पूछता है भाई क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़, लड़की बताती है, मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे। अधेड़ यानी बूढ़ा, बड़ी उम्र का, उसके साथ बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खूसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। अब ये बताती है कि भाई मेरे माँ बाप एक बड़ी उम्र और बूढ़े आदमी से मेरा ब्याह करवाना चाहते हैं और बेच रहे हैं, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। मैं अपनी जान देकर कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूं? ये रिक्शा वाला अपने आप पे जो बीती बातें हैं लेखक और उसकी पत्नी को बताता है। असमंजस यानी तकलीफ या परेशानी में हो गया। वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था कि भाई क्या करे।
कर भी क्या सकता हूँ, मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। अब उसे वो सोचता था कि स्टेशन चलना चाहिए, वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। स्टेशन यानी यहाँ पुलिस स्टेशन वो ले जाते हैं, थानेदार यानी पुलिस ऑफिसर या इंस्पेक्टर जो अभी कहते हैं हम, उसके पास ले जाता है और उसे पूरा वाक्य बयान कर देता है। हकीकत बयान करना यानी पूरा वाक्य बयान करना, वर्णन करना। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जाए, दोनों सोचते रहे और भाई क्या इसका, इस मसले का, इस प्रश्न का क्या हल निकाला जाए। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता हूँ। अब उसने कहा भाई मैं इसकी आपकी कंप्लेंट या फरियाद, एफआईआर या फरियाद लिखकर उसके माता पिता को हवालात यानी जेल में बंद कर देता हूँ। लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है। अब वो सोचता है थानेदार भी कि भाई मैं तो अभी उनके माँ बाप को पकड़कर हवालात में कैद कर दूंगा, मगर मुझे चिंता इस लड़की की है। आखिर इस लड़की का क्या क्या होगा, इस लड़की को कहाँ जाएगी। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, थोड़ी देर के बाद शांति, चुप्पी यानी शांत, थोड़ी देर शांति के बाद एकाएक हवालदार बोले या थानेदार बोले, तुम्हारी शादी हो गई है। वो उसे पूछता है कि भाई तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने ना में सिर हिलाया, यानी लेखक से, रिक्शा वाले से पूछता है थानेदार कि भाई तुम्हारी शादी हो गई है। वो ना यानी ना कहता, भाई मेरी शादी अभी फिलहाल नहीं हुई। तो बोला तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। अब उसने कहा थानेदार ने कि भाई तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। अब वो कहते हैं कि भाई आकस्मिक यानी अचानक बनने वाली घटना, जो सोची न थी, वो समझी न थी, ऐसी घटना उसके सामने आ गई तो उससे वो चकरा गया, यानी सोचने लगा कि भाई मैं क्या करूं। किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। कुछ पल या थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा लगा कि इसमें कुछ बुराई नहीं है, यानी भाई कुछ बुरा नहीं है। मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए। अब वो कहता है थानेदार से कि भाई आप लड़की की इजाज़त तो ले लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उससे उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। थानेदार ने उस लड़की से भी पूछा कि भाई उसने भी हाँ में जवाब दिया। लेकिन क्या मोहन, यानी बताता है भाई मोहन कि भाई लेकिन बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। अब वो बताता है कि भाई उसके भाई और उसकी भाभी ने उसकी शादी उसकी बहन के साथ नक्की कर चुके थे। और अब फिर क्या होगा अगर वो इससे शादी कर लेता है तो, यानी क्या होगा। दोस्तों हम अभी इतना रखेंगे, हम यहाँ तक रखते हैं और आपको गृह कार्य में इस पाठ के शब्दार्थ लिखना है। बाकी का अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।